नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि हम एक बार फिर से आपके साथ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं। लास्ट वाली क्लासेस जो थी मैंने वर्ल्ड जीके की यानी कि वर्ल्ड मैप में आप लोगों को पढ़ा रहा था और उसके अंदर मैं लगभग 7 देश सार्क कंट्रीज के पढ़ा चुका था, क्योंकि हमने एशिया स्टार्ट किया था और 7 महाद्वीपों में जो एशिया महाद्वीप है अपन ने बताया कि सबसे बड़ा महाद्वीप है और उसके 8 देशों के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया, जिसे हम सार्क कंट्रीज कहते हैं। और सार्क कंट्रीज के अंदर हमने देखा कि भैया इधर की तरफ देखिए, ये एशिया के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार कि आप लोगों को मैप में समझ में आ जाए। यहाँ पर जो देश पड़ता है बेटा, ये वाला, इसे बोलते हैं मालदीव। सबसे पहला देश कौन सा है? मालदीव है। उसके बाद में दूसरे नंबर का देश ये है श्रीलंका। श्रीलंका के बाद में तीसरा देश जो आता है वो आपका इंडिया है ही, भारत। और इसके बाद में अगला देश आता है पाकिस्तान। उसके बाद में आता है अफगानिस्तान और उसके बाद में नेपाल। नेपाल के बाद में आपका आ जाता है भूटान और भूटान के बाद में जो अगला देश आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। देखो बेटा, बांग्लादेश की खास बात यह है कि बांग्लादेश का जन्म यानी कि ये पहले कोई देश नहीं था, ये भारत का ही हिस्सा था। इसका बाद में 1972 में जन्म होगा, यानी कि ये देश बनेगा बाद में। ठीक है, तो पूरी कहानी हम समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने अपना जो सफल क्लासेस का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि आगे जाकर के बहुत सारी जानकारियां मैं आप लोगों को वर्ल्ड मैप में देने वाला हूं और बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम बांग्लादेश। सबसे पहले तो आप लोग देखिए बांग्लादेश का मैप कैसा है। ठीक है बेटा, ये आपका जो आपको दिखाई दे रहा है बीच में, ये बेटा ये आपका बांग्लादेश है। तीनों ओर भारत से घिरा हुआ है। ये भी भारत है, ये भी भारत है और ये भी भारत है इधर की तरफ, और बीच में कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, एक तो ये देख लो या फिर दूसरे मैप में देखें तो केवल सिर्फ बांग्लादेश की फोटो मिलेगी आपको। ये आपका बांग्लादेश है। ठीक है, तीन और भारत से घिरा हुआ देश है। कौन सा? बांग्लादेश। तो सबसे पहले तो इसके कुछ महत्वपूर्ण शहरों के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में ऐसी जानकारी आप लोगों को मिलेगी जो शायद आप लोगों को मालूम तो होगी लेकिन पूरी जानकारी नहीं होगी उसकी। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे कि जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी है ढाका, जो कि लगभग बांग्लादेश के मध्य में स्थित है। ध्यान रखेंगे बांग्लादेश आगे यहाँ नीचे तक भी है, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, तो बाकी आपको कटापटा दिख रहा होगा नीचे बांग्लादेश। तो ये क्या है कि ये सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो नीचे का जो भाग है ये बांग्लादेश का, ये कटापटा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियां जो है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको ऐसे कटापिटा सा मिल सकता है। ऊपर देखेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से एक नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी, जिससे हम लोग बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और ये गंगा नदी आ रही है जो कि बांग्लादेश में घुसने के बाद में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा डेल्टा बनता है और इतना बड़ा डेल्टा बनता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। ठीक है, एक तो यहाँ की एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम देखेंगे कि यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है चिटगोंग, यानी कि चटगांव भी बोलते हैं लेकिन चिटगोंग है एक। ये बहुत अच्छा शहर है। बहुत अच्छा शहर क्यों है वो मैं बताऊंगा अभी। दूसरा है यहाँ पर एक नारायणगंज। ये दो शहर हैं बांग्लादेश के, नारायणगंज और चिटगांव। ये दोनों के दोनों शहर जो है पूरे विश्व में जूट यानी कि पटसन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व का सबसे ज्यादा अगर पटसन यानी कि जूट की बात करें तो नारायणगंज और चिटगांव से यानी कि चटगांव से उत्पन्न किया जाता है। बांग्लादेश जूट उत्पादन में अग्रणी देश है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत का जो बांग्लादेश सेपरेशन हुआ था उससे पहले हमारे पास में जूट व्यवसाय बहुत अग्रणीय स्तर पर था, यानी कि बहुत ऊंचे लेवल पर था। ठीक है, लेकिन बाद में बंगाल जब टूट गया था, अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, किसने? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन
किया था। अभी इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, पहले महत्वपूर्ण शहरों की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक शहर यहाँ पर है राजशाही, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक ढाका, मैंने आपको राजधानी बता ही दिया। ठीक है, और ढाका के अलावा जो है इसकी जो मुद्रा की बात करें बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है बांग्लादेशी टका। बांग्लादेशी टका। प्रधानमंत्री आपको पता ही है शेख हसीना। ठीक है, तो ये आपका बांग्लादेश का मैप है, और बांग्लादेश मेनली जो है जूट और पटसन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि इसका क्या इतिहास रहा है, कैसे इसका जन्म होता है। ठीक है, देखिए बेटा, ये आपका भारत देश है, और भारत में इस ओर ये जो है ये पाकिस्तान है, और एक ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा ये भी पाकिस्तान है। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तब मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग देश की डिमांड कर ली थी मुस्लिमों के लिए, और वो देश फिर इनको दिया गया, वो पाकिस्तान इनको दिया गया। ठीक है, तो पाकिस्तान जो था, इस चतुराई पूर्वक इसको मांग की गई कि इधर भी पाकिस्तान रहे और इधर भी पाकिस्तान रहे। तो इधर वाला पाकिस्तान मुख्य पाकिस्तान, यानी कि इसको बोला गया पश्चिमी पाकिस्तान या मुख्य पाकिस्तान, जबकि ये वाला जो पाकिस्तान है इसे हमने बोला पूर्वी पाकिस्तान। कौन सा पाकिस्तान? पूर्वी पाकिस्तान। तो ये इसका नामकरण हुआ। बाकी देखेंगे अपन लोग कि इससे पहले क्या हुआ था 1905 में, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, तब 1905 में जब लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने क्या कर दिया, किसी प्रशासनिक कार्यों में गतिविधियां ठीक नहीं चल पा रही है, प्रशासनिक कार्यों में रुकावट आती है, इस वजह से क्या कर दिया इन्होंने, बंगाल का विभाजन कर दिया, और बंगाल जो ये पूरा का पूरा बंगाल है इसको दो भागों में तोड़ दिया। इधर वाला जो बंगाल होगा इसको पूर्वी बंगाल कह दिया, और इधर वाले बंगाल को पश्चिमी बंगाल कह दिया। तभी तो आप देखो, एक चीज आपने गौर की होगी कि बंगाल जो है आपका, जो एक राज्य है बंगाल, वो भारत के पूर्वी राज्यों में है, लेकिन बावजूद उसके भी उसको पश्चिमी बंगाल कहते हैं। कारण क्या था, 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, तो यहां पर पूर्वी बंगाल था और इधर की तरफ पश्चिमी बंगाल था। तो ये पश्चिमी बंगाल तो ऐसे कैसे ही रह गया, लेकिन पूर्वी बंगाल जो है किसके पास चला गया, पाकिस्तान के पास में चला गया विभाजन के दौरान। तो जब ये इसके पास में चला गया तो यहां पर भी पाकिस्तान और यहां पर भी पाकिस्तान, ये सब चीजें चल रही थी। बाद में कंटिन्यूअसली क्या हुआ, इलेक्शंस वगैरह होने लगे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान जो है यहाँ पर जब आम चुनाव हुए, यहाँ के एक ही चुनाव होंगे, और उस चुनाव में क्या हो गया, गलती से यहाँ के शेख मुजीबुर रहमान जो है क्या कर गए, चुनाव जीत गए, और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए चले गए। कहां पर? पाकिस्तान में, यानी कि मुख्य पाकिस्तान में। यहां से चुनाव जीत करके ढाका से चुनाव जीत गए और चले गए कहां पर, प्रधानमंत्री पद की शपथ के लिए पाकिस्तान। यहां के जो लोग थे इन्होंने क्या किया, यहां से भेदभाव करते थे। ये कह रहे भाई तुम तो बंगाली हो, जैसे बोल देते ना अपन नॉर्मली बोलचाल में कि ये बंगाली है, इनका कल्चर अलग है, इनका नेचर अलग है, ये तो अपने है ही नहीं, इस तरीके की भावना से ये जो पाकिस्तान वाले थे इनको देखा करते थे, और गलती से यहीं से ही पीएम बन गया। तो भाई अब तो इनका दिमाग खराब हो गया, और यहाँ पर जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया पाकिस्तान ने। ठीक है, यहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और इन्होंने देखो कैसी सोच के लोग हैं पाकिस्तान वाले, इन्होंने क्या किया, सोचा कि यहाँ के जो लोग हैं, हमारा ही पाकिस्तान है लेकिन ये हमसे ही क्या करता है, गद्दारी करता है, या फिर हमारी तरह नहीं रहता है, या हमारे चाल चलन के हिसाब से नहीं रहता है। तो यहाँ के लोगों की नस्ल सुधारने के लिए ये बोले कि इनकी नस्ल सुधारने की जरूरत है, ये अच्छे वाले पाकिस्तानी नहीं है। ऐसी सोच के लोगों ने क्या किया, आर्मी भेजी, लगभग 30,000 महिलाओं का रेप करवाया यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर। हर कोई इंसान परेशान हो गया, और उसके बाद में जो यहाँ के लोग जो सेना में भी थे वो सब लोगों ने विरोध किया। ये लोग सब पाकिस्तान से मुक्ति चाहते थे, इसलिए इन्होंने एक दल बनाया, उसका नाम था मुक्ति वाहिनी।
क्या नाम बनाया इन्होंने, मुक्ति वाहिनी पार्टी बना दी। और मुक्ति वाहिनी पार्टी ने क्या कर ली, उस टाइम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी से क्या करी, मदद मांग ली। किससे, इंदिरा गांधी से मदद मांगी। और इंदिरा गांधी को तो मौका चाहिए था कि किस प्रकार से हम ये सब चीज़ों को वापस से अपने पास में कंट्रोल में करें या अपने अधिकार क्षेत्र में लें। तो इंदिरा गांधी के पास में जब मदद के लिए मुक्ति वाहिनी पार्टी आई, तो इंदिरा गांधी ने आदेश दिया हमारे आर्मी चीफ को, जो कि उस टाइम पर थे मानेक शाह। मानेक शाह को बुलाया और मानेक शाह को बोला कि भैया बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना ने क्या कर लिया है, जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, या बांग्लादेश मतलब पूरी पाकिस्तान में, वहां के लोगों की मदद की आवश्यकता है, फटाफट से अटैक की तैयारी करो। लेकिन मानेक शाह ने बोला कि मैम अभी फरवरी के महीने में युद्ध नहीं हो सकेगा, अभी दिक्कतें हैं, थोड़ा सा पहले काम करिए। अपन क्या है कि थोड़ी सी आप ना थोड़ा सा विदेशी लेवल पर अपनी ताकत और बढ़ाइए, क्योंकि जब युद्ध होगा तो ये जो देश है ये भी परमाणु बम संपन्न है, दिक्कतें काफी सारी आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए एक काम करो, पहले आप विदेशों में दौरे करो, तब तक हम कुछ सोचते हैं। तो मुक्ति वाहिनी पार्टी के साथ में कांटेक्ट में इंदिरा गांधी आ जाती है, और यहाँ पर मदद करने के लिए इंदिरा गांधी तैयार हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में इंदिरा गांधी रूस जाती है। कहां पर, रूस, मदद के लिए, यानी कि पहले से ही सेट करने के लिए कि आगे जरूरत पड़ सकती है आपकी। तो एक बार उसको कानों में खबर डालना तो जरूरी होता है ना, कि जिससे भी मदद लेनी हो तो उसको पहले अलर्ट तो करेंगे। तो भारत ने पहले ही रूस से अपने को अपनी जो भी बात थी, आगे की प्लानिंग थी, वो बता दी कि भैया ये चीज होने वाली है, इन फ्यूचर अगर हेल्प की बात आए तो जरूर हेल्प करना, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई। अब क्या हुआ, यहां पर भारत ने जैसे ही समय आया, तो यहाँ पर इस पूर्वी जो क्या था अपने पाकिस्तान, इस पर भारत ने इधर से सेनाएं लगा दी, और इधर से हमारी नेवी ने क्या कर दिया, एक शिप लगा दिया बेटा। और वो शिप जो था उसका नाम था INS विक्रांत। कौन सा, INS, इंडियन नेवल शिप विक्रांत जो था, यहाँ पर हमने लगा दिया। और भाई विक्रांत ने बहुत तबाही मचाई यहाँ पर। INS विक्रांत बहुत बड़ा अपनी आर्मी का एक बहुत बड़ा जहाज है, जो क्या करता है, जिसके ऊपर हेलीपैड है, मतलब हेलीपैड क्या, एयरबेस है, यहाँ पर हवाई जहाज वगैरह भी उतर सकते हैं, लड़ाकू विमान जो अपने आर्मी के होते हैं वो उतर सकते हैं, बहुत सारी सेना को लेकर के ये कंटेन करता है, बहुत सारी युद्ध सामग्री लेकर के ये अपने आपको, मतलब बहुत अच्छा एक हमारी आर्मी के पास में एक हथियार है INS विक्रांत, ठीक है। तो INS विक्रांत जो है यहां पर लगा दिया, इधर से ये मार करने लगता है, इधर से ये मार करने लगता है, किसको, पाकिस्तानी आर्मी को, जो कि यहां पर आ चुकी है और अत्याचार कर रही है किसके ऊपर, बांग्लादेशियों के ऊपर। यहां पर जब बांग्लादेश जो है, एक सेकंड, हाँ, ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, इसके ऊपर क्या करता है, भारत की तरफ से अटैक हो जाता है, और साथ कौन देता है, मुक्ति वाहिनी पार्टी। कौन सी पार्टी, मुक्ति वाहिनी पार्टी इनका साथ देने लगती है। सब बढ़िया चल रहा होता है, इतने में क्या होता है हाँ जी। तो जब यहाँ पर युद्ध चल रहा था, तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने INS विक्रांत को मारने के लिए कोई प्लानिंग सोची। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, जब इनको सरेंडर करवाना चाहते थे हम हमारी सेना को, तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया, इधर से अटैक कर दिया, क्योंकि भारत का पूरा ध्यान कहाँ था, इधर था, इधर जैसलमेर में, इधर लोंगेवाला की तरफ से इसने क्या कर दिया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। इसने सोचा कि इन वाले हिस्सों पर मैं कब्जा कर लेता हूँ, पाकिस्तान ने यही सोचा कि इधर कब्जा कर लेते हैं, और जब भी बात आएगी, डील रखी जाएगी, तो बोल देंगे भैया आप हमारा ये फ्री कर दो, हम ये फ्री कर देंगे। जबकि हमने पूरा कैप्चर कर लिया था, यहाँ पर लगभग सरेंडर होने ही वाला था, लेकिन इसने क्या कर दिया, ऐसी घटियार कर करके इधर से और अटैक कर दिया। यहाँ पर लोंगेवाला में अटैक हुआ, उसमें ध्यान रखना बेटो, केवल 120 सैनिक थे। लोंगेवाला में उस टाइम पर कितने सैनिक मौजूद थे, 120 सैनिक थे। और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भनक लग गई और इसने अटैक करवा दिया। और अटैक में ध्यान रखना, लगभग 600 टैंक लेकर के आए, ये लगभग 600 टैंकों के साथ में लगभग 3000 की सेना लेकर के आए, 3000 लोगों की सेना लेकर के आए और अटैक कर दिया। कहां पर, लोंगेवाला की तरफ। और लोंगेवाला में सिर्फ 120 सैनिक, जिनका नेतृत्व कर रहे थे मेजर चांदपुरी। क्या नाम है, मेजर चांदपुरी, नाम आप लोगों ने सुना होगा, सरदार जी, ठीक है।
मेजर चांदपुरी को आदेश हुए दिल्ली से कि आप पीछे हट जाओ, क्योंकि इनके पास में टैंक है, इनके पास में सेना है और बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए पीछे हट जाओ, हम अभी सामना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जोधपुर के अंदर जो है एयरबेस है और जैसलमेर के अंदर सेना तैनात है, लेकिन जोधपुर में एयरबेस है, जहां पर जोधपुर जो हवाई अड्डा है वहां से क्या करेंगे, अपना जो अपने लड़ाकू विमान है वो पहुंचने में टाइम लगाएंगे। टाइम क्यों लगाएंगे? क्योंकि रात का समय था और रात में हमारे उस टाइम पर जो अपनी एयरफोर्स थी इतनी ज्यादा सक्षम नहीं थी कि रात में भी वार कर सके, तो उसको सुबह का इंतजार था। लेकिन यहाँ पर अब रात में दिक्कत हो गई, सुबह तक तो फिर भी अपने ये जो अपने लड़ाकू विमान है वो पहुंच जाए, लेकिन रात में कैसे पहुंचे, दिक्कत हो गई। तो मेजर चांदपुरी को आदेश दिया गया कि पीछे लौट जाओ, लेकिन मेजर चांदपुरी ने एक ही बात कही कि 1.25 लाख थे, एक लड़ावा। तब गोविंद सिंह नाम कहावा, ऐसी कहावतें आपने सुनी होगी, बहादुरी के किस्से सुने होंगे कि गोविंद सिंह ने ये बात कही थी और एक बार सभी सिखों को एकजुट किया था। उसी प्रकार से चांदपुरी ने सारे जवानों को कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर चाहें तो कुछ भी हो सकता है, हम भी क्या कर सकते हैं, बिल्कुल पूरा का पूरा माहौल बदल देंगे अगर हमने पूरा ठान लिया तो यहां से जब ये लोग आए तो इन्होंने सोचा कि इनके टैंकरों को उड़ाने की तैयारी करते हैं। अब 5-7 जो था इनके पास में एंटी टैंक माइंस थी, इन्होंने माइंस को यूज किया। 5-7 तो क्या कर दी, माइंस बिछा दी यहाँ पर टैंक जो आ रहे थे उनके लिए, और बाकी के क्या कर दिया, जैसे खाली टिफिन वगैरह होते हैं ना, खाली लंच बॉक्स वगैरह होते हैं, वो पैक करके रख दिए। जैसे इनका एक टैंक आया, उस टैंक को क्या कर दिया गया, उड़ा दिया गया माइंस की वजह से। फिर दूसरा टैंक आया, 2 टैंक उड़ गए। इसके बाद में पाकिस्तान की सेना ने ये सोच लिया कि भाई इन्होंने एंटी माइंस जो है माइंस बिछा रखी है, एंटी टैंक माइंस बिछा रखी है, तो क्या करें, अपने को वेट करना चाहिए, एक बार पहले चेक कर लेते हैं, माइंस को कट करनी पड़ेगी। तो टेक्नीशियंस को बुलाया यहाँ से, और ये जो टेक्नीशियंस आए वो चेक कर रहे होते हैं और काफी टाइम इसमें लग जाता है। जब खोल करके टिफिन, क्योंकि रात का समय है तो सारे टिफिनों को खोल के डर के मारे कि हाँ यार पता नहीं कौन से में माइंस हो, तो आराम से खोलते रहे। ऐसे करते करते लगभग सुबह के 5-6 बज गए और ये सारी रात भर टिफिन ही खोलते रहे। ऐसी चतुराई का अपने एग्जाम्पल दिया किसने, मेजर चांदपुरी ने। अब क्या होता है, इन्होंने क्या किया, जैसे इन्होंने सुबह देखा कि यार ये तो सारे के सारे टिफिन थे, ऐसा कुछ ही नहीं, इन्होंने बेवकूफ बनाया, तो इन्होंने पूरी ताकत के साथ में वापस से आक्रमण कर दिया। लेकिन उतने टाइम में क्या कर दिया, अपने जोधपुर से सेनाएं पहुंच गई, जोधपुर से हमारी एयरफोर्स आ गई और अटैक कर दिया बहुत बुरी तरीके से। और इन्होंने मैसेज पहुंचाया पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में कि ये जो भारत की सेना है, भारत की एयरफोर्स है, हमारे पीछे मधुमक्खियों की तरह पीछे पड़ी हुई है। और यही सेम रिकॉर्डिंग आज भी हमारी आर्मी के पास में रखी हुई है कि आर्मी के पास में रिकॉर्ड है बकायदा कि ये जो घटना घटी थी इस तरीके की, जो जब ये लोग पीछे भाग रहे थे तो वो सारी रिकॉर्ड हुई। ठीक है, तो इस तरीके से मेजर चांदपुरी के नेतृत्व में यहाँ एक बहुत ही गजब का क्या हुआ, एक डिफेंस हुआ और किस प्रकार से मेजर चांदपुरी ने बचाया। और एक और बात, यहाँ पर ये टैंक वगैरह भी अपने छोड़ करके चले गए थे, जो कि आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। कहाँ पर, जैसे लोंगेवाला वॉर मेमोरियल म्यूजियम में, जो कि पर्यटकों के लिए आप जा करके देख सकते हो। कहाँ पर, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल में, यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ये चीज तो यहाँ से हो गई। अब इसके बाद में यहां पर पूरी तरीके से पूरा कैद है। इधर से आईएनएस विक्रांत मार कर रहा है, इधर से एयरफोर्स मार रही है, भारत की इंडियन आर्मी मार रही है, चारों तरफ से ये घिर चुका है। अब इसने सोचा कि यार इसको उड़ाते हैं पहले। पाकिस्तान ने यही सोचा कि अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको उड़ाते हैं। पाकिस्तान के पास में एक बहुत ही भयंकर वाला हथियार था जिसका नाम था पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी बेटा ये पनडुब्बी का नाम है। पीएनएस गाजी ये क्या है, पनडुब्बी है। और ये पनडुब्बी इसको दी है अमेरिका ने। ये पानी में रह करके मार करती है, पता भी नहीं चलता है, मोमेंट भी नहीं पता चलता है। और इसने क्या कर दिया, पीएनएस गाजी को रवाना कर दिया, किसके लिए, आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए। और आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए जब पीएनएस गाजी जा रही थी तो कहीं ना कहीं सूचना मिल गई कि पीएनएस गाजी आ रही है। तो हमने क्या किया, हमारी सेना ने क्या किया, आईएनएस विक्रांत को तो कहीं भेज दिया, कहते हैं कि अंडमान निकोबार में कहीं पर भेजा था किसी द्वीप की ओर। तो ये आईएनएस विक्रांत तो आ गया बेटा यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा प्लानिंग ये की कि देखो ये जो पीएनएस गाजी है, पीएनएस गाजी इतनी खतरनाक थी कि इसको मारने के लिए जो होते हैं, जो डेप्थ सेल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है,
डेप्थ चार्जर्स की जरूरत पड़ेगी कि जो पानी के अंदर जाकर के भी और क्या करे, मार करे, ऐसे डेप्थ चार्जर्स कहीं से अरेंज हो। और वो सिर्फ एक ही जहाज है हमारे पास में, आईएनएस राजपूत, जो कि यहाँ पर विशाखापट्टनम में है। ठीक है, विशाखापट्टनम में क्या है आपके, आईएनएस विक्रांत राजपूत, आईएनएस राजपूत है। कौन सा बेटा वो, आईएनएस राजपूत। और आईएनएस राजपूत जो है इसके अंदर अपने डेप्थ चार्जर्स वगैरह रखे हुए हैं। तो ये क्या है कि ये मार कर सकता था किसको, पीएनएस गाजी को। लेकिन एक प्रॉब्लम और थी कि यहाँ पर विशाखापट्टनम में तो हमारे जो सेना के जो युद्ध पोत वगैरह, जो जहाज वगैरह, इनके मेंटेनेंस का सेंटर है। तो ये विशाखापट्टनम में खड़ा था मेंटेनेंस के लिए, इसका इंजन काम नहीं कर रहा था, तो ये नहीं जा सकता था। अब क्या किया गया, तो पीएनएस गाजी जो इधर से जा रही थी उसका ध्यान भटकाने के लिए कि भैया ये इधर आ जाए ना कैसे भी करके, तो इसको उड़ा दे। लेकिन इधर कैसे आ जाएगी भाई, जब इसको पता है कि आईएनएस विक्रांत तो इधर लगा हुआ है। तो ये खबर फैलाई गई कि यहां पर विशाखापट्टनम में आईएनएस विक्रांत आया है, और वो खबर असली लगे इसलिए अपनी सेना ने क्या किया बेटा, वो झूठ मूठ का कि यहां पर भैया हमारे को लगभग 100 क्विंटल क्या चाहिए, लगभग हमें सब्जियां चाहिए, बहुत सारे अंडे चाहिए, क्योंकि अंडे क्या, आर्मी के लिए अंडे जो है पौष्टिक होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी क्वांटिटी में फल सब्जियां मंगवाई गई, दूध मंगवाए गए, अंडे मंगवाए गए। इससे यहाँ के लोगों में खबर फैल गई कि यार क्या हो रहा है ऐसा। बोले यहाँ पर आईएनएस विक्रांत आया, आईएनएस विक्रांत आया हुआ है, जबकि था कौन यहाँ पर, आईएनएस राजपूत। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये जो आईएनएस विक्रांत पे जितने भी जो सैनिक थे उनके घर पे भी मैसेज कर दिया गया कि भैया जिन जिन लोगों को अपने परिजनों से, अपने भाई से, अपने पिताजी से मिलना है, वो आईएनएस विक्रांत क्या है, विशाखापट्टनम आ रहा है, यहां पर आकर के मिल सकता है। तो सारी सूचना लगभग भारत में फैल गई, और यही सूचना भारत से, आपको पता ही है विभीषण तो और घर में होते हैं, तो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान पहुंच गई। और पाकिस्तान ने बोला पीएनएस गाजी को, पीएनएस गाजी को मतलब जो भी है उसको इंडिकेट किया कि भैया इधर नहीं जाना है, इधर आना है। तो ये पीएनएस गाजी जो है बेटा वो कहां पर आ गई, इधर की तरफ से आने लगी। और जैसे ही ये आई, मोमेंट हुआ, इसने अपने डेप्थ चार्जर्स गिराए। और देखो किस्मत की बात क्या रही कि ये जो डेप्थ चार्जर्स हमने पानी में गिराए पीएनएस गाजी को मारने के लिए, वो सीधा वहीं जाकर के अटैक करे जहां पर पीएनएस गाजी का पूरा बारूद रखा था। और बहुत भयंकर, जैसे तो कोई परमाणु बम फट गया हो, इतना भयंकर धमाका हुआ और पीएनएस गाजी एकदम समाप्त हो गई। और ये सुनकर के पाकिस्तान की हालत खराब हो गई, और पाकिस्तान ने सीधा फोन लगा दिया अमेरिका को। क्यों, क्योंकि पीएनएस गाजी किसने दी थी, अमेरिका ने दी थी। बोले ऐसे हथियार देते हो, जो एक ही बार में बोल गई। और यहां पर अमेरिका को फोन करके बोलता है पाकिस्तान कि भैया ये तुम्हारी पीएनएस गाजी तो एक 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 जहाज नहीं मार सकी, इस तरीके के देते हो। तो यहां पर अमेरिका की भी इज्जत की बात आ गई कि अच्छा ऐसा हो गया कि पीएनएस गाजी को मार दिया, तो बड़ी ताकतवर थी। तो अमेरिका को हेल्प मांगता है पाकिस्तान कि ठीक है अब तुम ही कुछ करो। ऐसे में बेटा देखो क्या घटनाक्रम हुआ, घटनाक्रम ये हुआ कि आपका जो अमेरिका है उसने भारत के खिलाफ एक मोर्चा भेजा इधर से। ठीक है, उस मोर्चे, देखो वर्ल्ड मैप में लेके चलता हूं, ये अपना इंडिया है, यहां पर ये पाकिस्तान है। यहां से अमेरिका ने क्या कर दिया, सातवां बेड़ा रवाना कर दिया। सातवां बेड़ा का मतलब होता है बेटा जिसके साथ में बड़ा जहाज जो जाता है, सातवां बेड़ा, उसके साथ में पनडुब्बियां भी चल रही है, और इसके अलावा और भी डिफ्यूज कंडक्टर, बहुत सारी जहाज इसके साथ में चल रहे हो। सातवां बेड़ा का मतलब जो परमाणु बम कंटेन करता हो, मतलब इस सातवें बेड़े में परमाणु बम भी था कि आवश्यकता पड़ी तो सब खत्म ही करके आएंगे। इतना भयंकर जो जाप्ता है भारत के खिलाफ भेज दिया किसने, आपके अमेरिका ने। किसके कहने पर, पाकिस्तान के कहने पर। अच्छा एक चीज मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, भारत ने पहले से ही फील्डिंग सेट कर रखी थी क्या रूस से। बस भारत को ये बात पता चली, अच्छा सातवां बेड़ा आ रहा है, और बहुत ही बुरी तरीके से भारत का भी दिमाग खराब हो गया। इंदिरा गांधी ने तुरंत रूस में फोन लगाया, और इंदिरा गांधी ने रूस से मदद मांगी, और रूस ने सातवें बेड़े के खिलाफ भेज दिया अपना 40वां बेड़ा। कौन सा बेड़ा भेज दिया बेटा, 40वां बेड़ा। ये लो साहब, आ जाओ लड़ लो यहाँ पर, और लगा दिया यहाँ पर हिंद महासागर में 40वां बेड़ा।
साथ में जब ये आ रहा था तो इधर इंग्लैंड वगैरह को भी लेकर के आ गया था साथ में, ठीक है, इंग्लैंड वगैरह भी इसके साथ में आ गए थे कि ठीक है यार हमें भी पुराना हिसाब करना है, तो इंग्लैंड वगैरह आए। अच्छा एक और चीज बता देता हूं, भारत ने आईएनएस विक्रांत इंग्लैंड से ही खरीदा था, और जैसे ही 7वां बेड़ा के सामने 40वां बेड़ा है, रवानगी ले लिया भाई, गलत टाइमिंग पे आ गए अपन लोग, और लगभग 1.5 महीने तक जो है 40वां बेड़ा हिंद महासागर में ही रहा और भारत की मदद के लिए तैनात रहा। तो अपन ने एक चीज देखी कि भैया चाहे पुराना दोस्त हो, मतलब जो भी हो, जो पुराना दोस्त होता है वो तो पुराना ही होता है भैया, असली साथ हमारा रूस ने निभाया है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि हमारा जो S-400 जो टेक्नोलॉजी की जो एंटी 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 ड्रोन जो वो अपने S-400 जो भी हथियार से अपन ने क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की मिसाइल्स मार के गिराई है, ये भी तो हमको रूस से ही तो लीज पर मिली है। तो हमारे लिए रूस बहुत हमेशा से मदद करता आया है, रूस का जो नेचर है हमारे लिए बेटा वो हमेशा से मददगार रहा है, हमने रूस की मदद की है। अमेरिका का जो पॉलिटिक्स है हमारे लिए ज्यादा बढ़िया नहीं है, रूस से बेहतर तो नहीं है। रूस हमारा औद्योगिक क्षेत्र में भी डेवलपमेंट करता है, तो साथ ही साथ आपकी स्ट्रेटेजिक जो अपनी पॉलिटिक्स है, स्ट्रेटेजी में भी हमारी बहुत मदद करता है। तो रूस का तो हमारे को हमेशा से साथ मिला है, वो आपने देख भी लिया कि किस प्रकार से 1971 के भारत पाक युद्ध में, भारत और पाक युद्ध जो कि कब हुआ 1971 में, किस प्रकार से 40वां बेड़ा भेज करके और भारत की इज्जत बचाई और भारत की पूरे विश्व में बात रख ली, लाज रख ली। इसके बाद में बेटा वो ये दोनों सेनाएं वापस आपस में अपने अपने लौट जाती है, और होता यह है कि भारत ने क्या किया, यहाँ का जो राज्यपाल था उससे पूछा कि भैया सरेंडर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब ये राज्यपाल सरेंडर कैसे कर देगा भाई, बोले मैं, और वैसे भी इसके करने से क्या होगा। तो ये जैसे ही बाहर गया, भारत ने क्या कर दिया, यहाँ का जो राज्यपाल का घर था उसको उड़ा दिया। अब इसको बोलते हैं कि भैया अब भी बोल दे, अभी तो घर उड़ाया, अभी तक तो तेरे को उड़ाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, ये भाग जाता है, और यहाँ पर लगभग 93,000 पाकिस्तानी सेना ने सबसे बड़ा सरेंडर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये इसको क्या किया गया, दर्ज किया गया। अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर है बेटा ये 93,000 सैनिकों के साथ में क्या किया। देखो हमने 120 सैनिकों के सामने, 120 सैनिकों से हमने क्या नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, यहाँ 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दिया हमारी एयरफोर्स ने, हमारी इंडियन आर्मी ने, हमारी नेवी ने, ठीक है बेटा। तो ये बहुत बड़े प्राउड मोमेंट्स होते हैं, और इंदिरा गांधी तो मतलब कितनी तारीफ की जाए यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो आईएनएस विक्रांत, आईएनएस राजपूत किस प्रकार से हमारी हेल्प किए, और इसके अलावा यहाँ पर जो शिमला एक सम्मेलन हुआ उसमें पाकिस्तान को बोला गया, मतलब पाकिस्तान को क्या बोला गया कि भैया ठीक है हम इन 93,000 को रिलीज कर देते हैं, बदले में क्या कर दो, मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार जो किया था उसको रिलीज कर दो, और यहाँ का क्या कर दो, प्रधानमंत्री बना दो, ठीक है, ये देश ही अलग रहने दो। उसके बाद में बेटा 1972 में क्या होता है, 1972 के अंदर बांग्लादेश का जन्म होता है, और नया देश के रूप में बांग्लादेश बनता है बेटा, ठीक है। तब से हमने बांग्लादेश की हमेशा से मदद करी है, और बांग्लादेश जो है अभी ये मान के चलो कि अपने लिए तो जैसे पाकिस्तान अपना बच्चा है तो बांग्लादेश अपना पोता हो गया, मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है बेटा। तो बांग्लादेश जो है 3 ओर हमारे से घिरा हुआ है, हमेशा हमारी मदद बांग्लादेश को मिली है। तो ये आपका बांग्लादेश था। मेनली मैंने आपको बता दिया है कि बांग्लादेश राजधानी ढाका है, मुद्रा की बात करूं तो बांग्लादेशी टका है, और किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ, किस प्रकार का इतिहास रहा, भारत का क्या रोल रहा है बांग्लादेश के उदय में, वो सारी घटना मैंने बताई है। अब दोस्तों इससे आगे की बात देखो, बांग्लादेश के बाद में हमारे सार्क कंट्रीज पूरे हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आसियान कंट्रीज पढ़ाना शुरू करूंगा, लेकिन अभी आज के लिए मैं आपको बता दूं कि एक तो मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए, चलो ठीक है, प्रॉमिस किया था, और ये क्लास मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें। बाकी की क्लासेस जो है मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बाकी के 8 वीडियो जो भी हैं, 7 6 जो भी है
क्योंकि लगभग 8 कंट्रीज पढ़ाए हैं, तो शायद 7-8 वीडियो होंगे। उसका आपको कंटेंट डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक मिल जाएगा। एक तो उनको पहले देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देख लें, या फिर इसको पहले देख लें। एक करंट का मुद्दा भी है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत पाक युद्ध की स्थितियां बनी थी, तो ये बांग्लादेश वाला मैटर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत पाक युद्ध जो पुराने जितने भी हुए हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पर्पज से। एक तो ये चीज है, ठीक है बेटाओ। दूसरी बात, मेहनत करना शुरू कर दीजिए बेटाओ। परीक्षाएं बहुत सारी आ रही है राजस्थान के अंदर, तो बहुत सारे एग्जाम, तो एक के बाद में एक जल्दी जल्दी वैकेंसी आ रही है, तो आपके पास में बहुत स्वर्णिम अवसर है इस बार नौकरी लगने का, ठीक है बेटाओ। और इसी के साथ में अभी तो मैं जाता हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अपने लक्ष्य से मत भटकना, बस ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटाओ। और एक और चीज, इन वीडियोस को, इस आज के वीडियोस को, मतलब इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को, वैसे तो देखो बहुत सारी तबीयत खराब है, लेकिन किसी एक स्पेशल स्टूडेंट ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया ये सब करने के लिए, तो फिर वापस से मैं इनकी ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो, मैं नहीं चाहता हूँ। और उस स्टूडेंट का बहुत बहुत थैंक यू कि उसने मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं सर, आप तो हमेशा से तबीयत वगैरह से जूझते आए हो, लड़ते आए हो, तो फिर अब ऐसे कैसे, ऐसे एंड टाइम पर, है ना, ठीक है। तो उसका बहुत सारा धन्यवाद। और बाकी की क्लासेस जो है आपको कंटिन्यू मिलने वाली है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।